आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। फरीद क्यूरिया, वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्षा राज, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास शुरू कर देते हैं। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। इम्प्लांटेशन तो हमने पढ़ा दिया था बच्चों। आज हम लोग प्लेसेंटा पढ़ लेते हैं एंड प्लेसेंटा के हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। हमने कल बताया था बच्चों आप लोगों को एक चीज़ की, ये डायग्राम बनाया था हमने। ये बच्चों इनर सेल होती हैं, ये जो इनर सेल होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन सी सेल होती हैं बच्चों, कल बताया था, इसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। कंसेप्ट समझ लेते हैं तभी समझ में आएगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे एक इनर सेल मास था, याद आ रहा है बच्चों? इनर सेल मास, यही इनर सेल मास से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट टू टाइप, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इस तरीके से बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे खोरियोनिक विलाई, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या सिंशियोट्रोफोब्लास्ट क्या कहते हैं बच्चों? सिंशियोट्रोफोब्लास्ट कल पढ़ा था, क्लियर? आज वही चीज़ें पढ़नी है, बस समझना है चीज़ों। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो इनर सेल मास था बच्चों, ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, इस तरीके से दो पार्ट में ये बच्चों डिवाइड हो जाता है, क्लियर? जब ये दो पार्ट में डिवाइड, अब इस वाली कैविटी को हमने क्या बोला था बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट है, तो जो कैविटी थी इसको ब्लास्टोसील कहा था। कल ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यही इनर सेल मास जो है डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है, यही इनर सेल मास दो पार्ट में डिवाइड होता है, बिल्कुल ब्रेड की तरह। जो रोटियां आप बनाते हैं, एक ऊपर की लेयर होती है जिसका नाम होता है इपीब्लास्ट, एक नीचे की लेयर होती है जिसका नाम होता है हाइपोब्लास्ट। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इपीब्लास्ट और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोब्लास्ट, क्लियर? अब देखिए, अब यही चीज़ें मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको दूसरे डायग्राम में। ये जो लेयर है बच्चों इपीब्लास्ट, और ये क्या है बच्चों? हाइपोब्लास्ट। तो ये इपीब्लास्ट जो है बिल्कुल रोटी जैसे, रोटी में हवा भर जाती है तो फूल जाती है ना, CO2 का जब प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये इपीब्लास्ट इस तरीके से डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, इस तरीके से डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एमनियॉन। क्या कहते हैं? एमनियॉन, ठीक? ये क्या है? एमनियोटिक कैविटी। एक कैविटी डेवलप हुई जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी में भरा होता है बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड, या लिक्वर एमनाई कहें, एमनियोटिक फ्लूइड और लिक्वर एमनाई, क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? हमने बताया था ना एमनियॉन, खोरियन, ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये बातें हम बताएंगे। बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ नहीं आ रही? बताइए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को कुछ टर्म ऐसे बताएंगे जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं। क्लियर हो रहा है सभी को?
चलिए बहुत अच्छे, क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। एक एक चीज समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाली सेल हाइपोब्लास्ट की जो सेल है, ये हाइपोब्लास्ट की सेल सराउंड करती, प्रोलिफरेट होती है और ये इस तरीके से सराउंड होकर एक कैविटी बना लेती है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों यॉर्क सैक। क्या बना लिया इसने? यॉर्क सैक। यॉर्क सैक का फॉर्मेशन किया, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? यॉर्क सैक का। यॉर्क सैक क्या करता है? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ठीक। अब ये हो गई बच्चों हाइपोब्लास्ट। तो याद रखना हाइपोब्लास्ट से क्या बन रहा है और ईपीब्लास्ट से क्या बन रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को ऐसे ऐसे टर्म समझने हैं जो एनसीईआरटी से में नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये बताना थोड़ा सा कुछ टॉर्चर मैं करूँगा, कुछ कुछ वर्ड से जो है तभी बात समझ में आएगी आपको। अब जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ईपीब्लास्ट। तो याद रखना इसी ईपीब्लास्ट से ही डेवलपमेंट हो रहा है किसका? जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बल्कि हाइपोब्लास्ट से नहीं होगा। हाइपोब्लास्ट बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि एम्ब्रियो जो बनेगा हमारा वो ईपीब्लास्ट से बनता है, ठीक है, हाइपोब्लास्ट से नहीं। अभी यॉर्क सैक, उसके बाद ये जो है बहुत सारे सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे बच्चों। ये सेल्स क्या होने लगते हैं? डिजेनरेट होने लगते हैं और ये एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम दूसरे मार्कर से दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। एक इस तरीके से लेयर बनती है, इस तरीके से एक लेयर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर कैविटी डेवलप होने लगती है। क्या डेवलप होने लगती है बच्चों? कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खोरियन। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं खोरियन। क्लियर? यानी जो एमनियन है बच्चों ये इनर लेयर है, कह सकते हैं एमनियन इनर लेयर है, खोरियन आउटर लेयर है। नहीं समझ पाए? खोरियन को कह सकते हैं ना कि आउटर लेयर खोरियन, ठीक है, और इनर लेयर इस तरीके से। उसके बाद ये लोग इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, ये कैविटी पूरी इंटरकनेक्टेड हो जाती है, ठीक। तो ये पूरी स्पेस जो हमको दिख रही बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं खोरियन। अब यही खोरियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमने बताया था ये वाली सेल्स क्या है बच्चों? ये वाली जो सेल्स थी जिसका नाम था साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक। ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। समझिए बात को, इस वाली जो लेयर बनी इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये आउटर साइड में एक स्ट्रक्चर था जो हमने दिखाया था, फिंगर लाइक कोरियोनिक इलाई, नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते थे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। यही तीनों मिल के बनाती हैं बच्चों खोरियन। यही तीनों लेयर मिल के बनाती हैं खोरियन। क्या बनाती है बच्चों? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये बनाती हैं खोरियन। अब यही खोरियन समझिए, मेरे ख्याल से बात समझ गए। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होगा, अभी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बता देंगे आपको हम, ठीक है। अब यही खोरियन क्या करेगा? फॉर्मेशन कैसे हुआ? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट मिलके इन लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया खोरियन का। क्लियर? और ये है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक कहाँ से बन रहा है? हाइपोब्लास्ट से। ईपीब्लास्ट से क्या बन रहा है? एमनियन बन रहा है। मेरे ख्याल से बात क्लियर? बताइए बच्चों।
मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो इसको हम रफ करके एक और डायग्राम में आपको दिखाते हैं और अच्छे से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिए। बच्चों क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है सभी को? वर्षा, मंतशा, फरीन, किबरिया, बेटा आप पूरे साल पढ़ लीजिए। 11 बजे ही क्लास होगी, ठीक है ना? पढ़ाएंगे, चाहे 2 बच्चे आए चाहे 3 बच्चे आए, पढ़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब देखिए जो प्लेसेंटा, यही खोरियन, ये खोरियन जो है बच्चों, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, इसको बना रहने देते हैं, इसको रफ करते हैं। जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है बच्चों, किसका? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में फीटल एंड मैटरनल दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। फीटल का जो पार्ट आता है वो आता है खोरियन। फीटल क्या भेजता है? खोरियन को, और मैटरनल डिसिडुआ को भेजता है। डिसिडुआ उसको बोलते हैं बच्चों इंडोमेट्रियम को, इंडोमेट्रियम, ठीक? वो इंडोमेट्रियम जिसमें इम्प्लांटेशन हो गया है और उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी है, ठीक है? तो खोरियन कहाँ से आया बच्चों? फीटल से। मैटरनल से क्या आया? डिसिडुआ। ये दोनों मिलके बनाते हैं प्लेसेंटा। तो यहां से एक पार्ट, यहां से एक पार्ट अटैच होता है बच्चों, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड का। अब हम एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं, उसमें ज्यादा बेटर आप समझेंगे, ठीक है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन देख लिया, चलिए। डिसिडुआ इंडोमेट्रियम ही है, लेकिन वो इंडोमेट्रियम जिसमें इम्प्लांटेशन हो गया है, ब्लड सप्लाई उसकी बढ़ चुकी है। क्यों ना ब्लड सप्लाई बढ़े? क्योंकि उसको डेवलप कराना है। अब देखिएगा ये वाला डायग्राम जो है, इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था एमनियन, है ना? एमनियोटिक कैविटी, और ये हाइपोब्लास्ट से फॉर्मेशन हो रहा है यॉर्क सैक का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? यॉर्क सैक का। और ये समझ लीजिए आप एमनियन है, और ये आउटर लेयर, ये जो कैविटी डेवलप हुई खोरियोनिक कैविटी या खोरियन है, और इसमें हम लोगों ने देखा सेल्स लगे हुए हैं, इस तरीके से सेल्स लगे हुए हैं बच्चों, जिसका नाम हम लोग देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इसके चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको बोलते हैं खोरियोनिक विलाई। अब क्या हुआ बच्चों? और यहाँ से एक स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 चीजें होती हैं बच्चों। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 चीजें होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है बच्चों, ये यहाँ पे उल्टा रिवर्स मामला होता है। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। याद रखना 2 ही जगह ऐसा है, एक जगह हार्ट में है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से अब आते हैं ऊपर, मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो हम दिखाते हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं वही स्ट्रक्चर, देखिएगा सब लोग। अब यहाँ से मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज आती हैं। स्पाइरल आर्टरीज आके इसमें जो है लेकुनार, इसको लेकुनाई बोलते हैं, लेकुनार रीजन, लेकुनार सेल्स इसमें बहुत सारे भरे होते हैं। अब ये ब्लड आके, यानी ये आर्टरी, स्पाइरल आर्टरीज आती हैं, ठीक है? आर्टरी क्या लेके आएंगी बच्चों?
न्यूट्रिशंस लेके आएंगी और यहीं से इनकी वेन भी, देखिएगा रेड से बना रहा हूं आर्टरी और ब्लू से बना रहा हूं मैं वेन, ये है वेन, ठीक। ये लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें होंगी, यानी ये अब ब्लड अटैचमेंट होने लगेगा वेसल्स का इसके साथ, तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशंस होंगे ये लोग प्रोवाइड करेंगे इसको डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? डिफ्यूजन के थ्रू। और यहाँ से एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से जो ब्लड है, खराब ब्लड, वो वेन के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैटरनल ब्लड बच्चों, मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड कभी भी यहाँ मिक्स नहीं होगा, दोनों सेपरेट चलेंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रिशंस जो लेते हैं बच्चों, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से लेते हैं। किससे लेते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस से ये लोग जो है क्या लेते हैं? न्यूट्रिशंस को। अब यही प्लेसेंटा का फंक्शन तो अभी बताएंगे। अब बताइए ये सब चीजें क्लियर हुई कि नहीं सभी को? बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्लियर हो रहा है? बताइए। फरहीन, किबरिया, मंतशा, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सभी को। अब हम शुरू करते हैं एक और चीज आगे। अब तो प्लेसेंटा के फंक्शंस को बताते हैं। प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। अब यही प्लेसेंटा जो है डेवलप, अभी देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा जस्ट फॉर्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, यहाँ अब डेवलपमेंट हो गया। जो प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड होता है बच्चों, वो 2 to 3 मंथ के अंदर फुल्ली डेवलप हो जाता है। क्लियर है? प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप कब होता है? 2 to 3 मंथ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं एक चीज और, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। प्लेसेंटा जो होता है बच्चों, ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, हेल्प करता है जो है मटेरियल को एक्सचेंज करने में। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये जो फंक्शन है प्लेसेंटा का बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? दूसरे रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन में क्या होगा बच्चों? एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का, ठीक है। तीसरा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सक्रीशन का पूरा एक्सक्रीशन मतलब समझ लेना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब प्लेसेंटा का जो वेट होता है बच्चों, प्लेसेंटा का वेट ऑफ प्लेसेंटा 0.6 से 0.8 kg, यानी 600 से 800 ग्राम का प्लेसेंटा होता है। 3 सेंटीमीटर इसकी वो होती है और 10 से 12 सेंटीमीटर और ज़्यादा लॉन्ग होता है, 17-18 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, और लॉन्ग होता है। तो 600 से 800 ग्राम का होता है, ठीक। अब देखिए एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये क्या करेगा बच्चों? हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। अब यही हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन होते हैं बच्चों? HCG, HPL, ठीक, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखिए HCG का फंक्शन क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। मैंने बताया था उस दिन HCG का फंक्शन। और HCG रिलीज कहाँ से होता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट HCG secrete from Syncytiotrophoblasts secrete from Syncytiotrophoblasts and it maintain, बताइए बच्चों किसको? it maintain
कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अब कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रीशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन किसमें हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोइंग एंडोमेट्रियम, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, ग्रोथ कौन कराता है एंडोमेट्रियम की, एस्ट्रोजन कराता है। मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन, अब कार्पस ल्यूटियम रिलीज होगा, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और प्रोजेस्टेरॉन यही ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट कराता है। क्लियर। उसके बाद HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का जो फंक्शन होता है, ये फॉर्मेशन कराता है बच्चों ब्रेस्ट का, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो अब आपका क्या होगा, ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ना है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होना है। और कौन हेल्प करता है बच्चों, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का तो आप जानते ही हैं। क्लियर। तो ये प्लेसेंटा रिलीज करता है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये लोग हेल्प करते हैं किसमें, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और बताएं, लैटर फेस ऑफ द प्रेगनेंसी। बिल्कुल लैटर, पहले ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चों, एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोग। आमिर लोन, वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है बच्चों, बता दीजिए प्लीज अगर क्लियर हो, रिपीट कर दें। ओके, बिल्कुल सही, रिपीट करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे प्लेसेंटल हार्मोन HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सिक्रीशन इसका कहाँ से होता है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन दी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन 14 डेज होती है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब इसको मेंटेन करता है कौन सा हार्मोन, बिल्कुल ये LH की तरह। वहां पे कौन मेंटेन कर रहा था कार्पस ल्यूटियम को, LH है ना, प्रोजेस्टेरॉन हम लोग कहें, LH मेंटेन कर रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ भी देखो कार्पस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इट कार्पस ल्यूटियम को ये क्या कर रहा है, अब मेंटेन कर रहा है कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कराता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है। जाहिर सी बात है, जैसे देखिए आप डायग्राम देखिए, मान लीजिए ये जो है प्रेगनेंसी बनाए कैसे, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये फीमेल है, डायग्राम भी हमसे नहीं अच्छा बन पाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, डेवलपमेंट ब्रेस्ट का भी होना जरूरी है क्योंकि इस पे एक्ट करता है HPL और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। ये सब हार्मोन क्या करते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराते हैं। जाहिर सी बात है बच्चे को जो है आगे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जरूरी है, साथ साथ हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होने लगता है। हमने ब्रेस्ट पूरा आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से, क्या क्या होता है, कौन कौन सी डक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का तो फंक्शन आपको पता ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, लैटर फेस ऑफ द प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है। लैटर फेस, ओवरी से, ओवरी रिलीज लैटर फेस ऑफ द प्रेगनेंसी। लैटर का मतलब एकदम एंड, यानी जब प्रेगनेंसी हो चुकी है, पार्चुरेशन होना है, तो पार्चुरेशन की स्टेज में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है बच्चों रिलैक्सिन। क्या रिलीज होता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन रिलैक्स कराता है, देखिए नाम ही से है बच्चों, रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन लिगामेंट्स, यूटेराइन मसल कहो या अच्छा टर्म बोलना चाहो तो यूटेराइन लिगामेंट्स कहो। ठीक है, तो यूटेराइन मसल जो है रिलैक्स, क्योंकि जब पार्चुरेशन होना है भैया, पार्चुरेशन होना है, ठीक है, तो जो सर्विक्स होती है ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ विड्थ होती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर, और पार्चुरेशन के दौरान ये 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच होती है, यानी ये डायलेट होती है। क्या होती है बच्चों, डायलेट होती है। कितनी, 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो जाता है इसका। तो यही रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कराता है मसल को। जो मसल्स होती हैं
जो मसल्स होती हैं बच्चों, उन मसल्स को जो है, ये मसल्स जो है इसको क्या कराता है, वो रिलैक्स कराता है, रिलैक्सिंग। दूसरा काम इसका क्या होता है, इट इनहिबिट दी मसल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर 37 वीक, 37 से 38, बिफोर 38 वीक। यानी ये मसल को, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी बच्चों तभी डिलीवरी होगी, जो ऑक्सीटोसिन कराता है। लेकिन मान लीजिए कोई फीमेल 30 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको अगर उसको 30th वीक की प्रेगनेंसी है और रिलैक्सिन बहुत ज़्यादा अपना जो है रिलैक्स हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या किसी कारण मान लीजिए उसको किसी ने पुश कर दिया और वो गिर गई फीमेल, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ा तो रिलैक्सिन तुरंत रिलीज होता है कि भैया अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है कि नहीं मसल को, नहीं तो बच्चा एक्सपेल आउट हो जाएगा और बिफोर टर्म बच्चा मर जाएगा। या फिर कोई ड्रग खा लिया जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, किसी से ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो रिलैक्सिन रिलीज होगा, कहेगा भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट ना करो, अभी रिलैक्स रहो, क्योंकि नहीं तो बच्चा हो सकता है डिलीवर हो जाए, ठीक है, जिससे हम लोग मिसकैरेज कहते हैं, ठीक। लेकिन इस सब की अगर आप साइंटिफिक डिफिनीशन पढ़ें तो अलग होता है, मिसकैरेज अलग होता है, और एक होता है देखो याद नहीं आ रहा है, मिसकैरेज हो गया, और चलिए बताएंगे, सब दिमाग में है लेकिन अचानक से नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, ठीक। और बहुत सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जैसे थायरॉक्सिन रिलीज करने लगता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रक्चर, एड्रिनल कॉर्टेक्स सब डेवलप होने लगते हैं, बहुत सारे हार्मोन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रोथ कराते हैं, दोनों के लिए अच्छे होते हैं, मदर के लिए भी और हमारे लिए भी, यानी बच्चे के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इनके ग्रोथ के डेवलपमेंट में, क्योंकि ब्रेन का भी बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये सब के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी डिफेक्ट अगर हार्मोन का होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जैसे अगर फोलेट आपने नहीं लिया तो फोलेट की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से हम लोग ड्रग देते हैं, फोलेट चलता है, आयरन की गोली चलती है, कैल्शियम चलता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो जो मदर होती है उसका वेट गेन होने लगता है, ठीक, समझिए बात। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता दें आपको भी पता होगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहले वेट गेन होने लगेगा, क्या होगा बच्चों, वेट गेन, इंक्रीज साइज ऑफ यूटेरस, ठीक, इंक्रीज फंडल हाइट भी बढ़ने लगेगी। जाहिर सी बात है वेट गेन होगा, एक बच्चा यूटेरस में डेवलप हो रहा है तो उसका वेट गेन होना ही है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 11 kg वेट बढ़ता है, किसी भी फीमेल का वेट 11 kg बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे फीटस का ही वेट हो जाता है 2.5 to 3.5 kg, यही हो गया। उसके बाद प्लेसेंटा होता है, प्लस फैट का बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो एमनियोटिक फ्लूइड देखिए नहीं बताया आप लोगों को, पहले एमनियोटिक फ्लूइड बता देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, ये होता है 0.5 to 1 लीटर, 0.5 to 1 लीटर होता है। इसका फॉर्मेशन एमनियोटिक सेल्स करते हैं, एमनियोटिक एपिथेलियल सेल्स, एंड सम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल एमनियोटिक कैविटी में, ठीक है, थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स और डिफ्यूजन, या ट्रांसुडेट को बोलते हैं, ट्रांसुडेट यानी जो सीरम है वो आ जाता है,
ठीक, अब ये देखिए, ये एमनियोटिक कैविटी, ये है बच्चों, ये डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है, ये है प्लेसेंटा। क्लियर? इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो 0.5 से 1 लीटर होता है। और ये बच्चों हर 3 आवर में, कितना, 3 घंटे में नया बनता है। यानी हम लोग इसको कहें हर 3 आवर में ये रिप्लेस होता है, हर 3 घंटे में रिप्लेस होता है। कैसे रिप्लेस होता है? कुछ तो मैटरनल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मैटरनल ब्लड में। कुछ जो है बच्चा जो है इसको क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है, या बच्चा ड्रिंक करता है, ड्रिंक द एमनियोटिक फ्लूइड बाय फीटस। फीटस क्या करेगा, इसको जो है ड्रिंक करता है, यानी इसको ड्रिंक कर लेता है। प्लस एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बच्चे को एक इन्वायरमेंट देता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स दी फीटस फ्रॉम जर्क, कोई जर्क न लग जाए, फ्रिक्शन से बचाता है, मोमेंट बच्चे का कराता है, उसके अंदर मोमेंट ताकि बच्चे का हो, बच्चा हेल्थी हो। क्लियर? 5th मंथ में मोमेंट शुरू होता है जिसको बोलते हैं क्यूकनिंग। तो ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड हर 3 घंटे में बच्चों एक्सचेंज होता है। ठीक है, रिप्लेस होता है, ड्रिंक करता है इसको बच्चा, इसको पीता भी है। इसमें कुछ जो है यूरिन भी होते हैं बच्चे के यूरिन भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चा इसको पीता भी है, लेकिन वही है कि एक मॉडरेट अमाउंट होता है। अगर लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो दिक्कत होने लगती है। आपने सुना होगा कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, ये तब अगर हो जाए क्योंकि अंदर है, अंदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा यही फ्लूइड कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा, अब एक बच्चे की कैपेसिटी 1 लीटर फ्लूइड पीने की है नहीं, अब तुम 1 लीटर फ्लूइड पिला दे रहे हो उसको एक बार में, आप नहीं 1 लीटर पानी पी पाएंगे एक समय में। बच्चे को 1 लीटर पिला दोगे और बच्चा 3 kg का है तो बच्चे जाहिर सी बात है मर जाएगा, उसका लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, है कि नहीं? जो है तो ये होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है, ऐसा नहीं पूरे दिन भर में ये 1 लीटर 500 से 800 ml पीता है बच्चा तो ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी पार्चुरेशन के दौरान वही फ्लूइड लीक कर जाता है और बच्चे को अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो बच्चे को हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने के बाद सारा फ्लूइड बाहर निकालते हैं, कुछ देर टैप करते हैं, टैप करने के बाद कभी कभी बच्चे जो है उठ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो रिस्पॉन्स कर देते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन समझ गए सब लोग? बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को कि नहीं हो रहा है? बस मुंह बना के बैठे हो। मंतशा कह रहे हैं क्लियर हो रहा है सर। वर्षा राज क्लियर हो रहा है? रमीज अंजुम यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक एक चीज बहुत अच्छे से बोल लीजिए क्लियर। ठीक है, भूलना भूल जाएंगे आप लोग। अब देखिए साइज ऑफ यूटेरस और क्या क्या हो सकता है वेट गेन में। साइज बढ़ा यूटेरस का, फंडल हाइट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है। और बताइए क्या क्या चेंजेस होते हैं, तुम लोग तो बता सकते हो। पिगमेंटेशन पड़ने लगते हैं फेस पे, किसी फीमेल को जो है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर नोज पे बन जाता है। इस तरीके से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इन द प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेली हो गई है, बिल्कुल ये पूरा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पूरे चेहरे पे। ठीक है, पिगमेंटेशन होने लगता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। हाँ, और देखिए क्या क्या होता है, जो सर्विक्स होती है बच्चों ये सॉफ्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी सर्विक्स जो होती है ये सॉफ्ट कलर हो जाती है। वेजाइना बच्चों ब्लूइश कलर हो जाती है, क्यों कोई बताएगा? वेजाइना ब्लूइश कलर हो जाती है, कैसे हो जाती है? ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर इस वजह से हो जाती है क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे ये ब्लूइश कलर की दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैकमियर साइन। ये सब मत पढ़ना आप लोग, बस बता दें जैकमियर साइन बोलते हैं। बहुत सारे साइन होते हैं, जैकमियर साइन होता है, ओसियंडर साइन होता है, ब्रैक्सटन हिक्स साइन होता है, लेकिन ये सब आप पे नहीं आएगा, ये हमारे लिए है। ये गायने में हम लोग बहुत ऑप्स में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एक बच्चों होता है गायनी और एक होता है ऑप्स।
गायनी और ऑप्स में डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे? गायनी मीन्स होता है गायनीलॉजिकल प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। गायनिकोलॉजिकल मतलब जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी बिफोर प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें आती हैं उसको हम लोग गायनी पढ़ते हैं। ऑप्स मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑप्स पढ़ते हैं। तो ऑप्स एंड गायनी दो होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से आज समझे होंगे आप गायनी और ऑप्स में डिफरेंस। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गया, और भी चेंजेस होते हैं लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा याद रखो। अब एक होता है बच्चों प्रेगनेंसी, अगर हमें टेस्ट करना है तो कैसे करें? प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी पता लगानी है तो प्रेगनेंसी टेस्ट हम कैसे करें? तो प्रेगनेंसी टेस्ट सब इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। किसमें बच्चों? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे पहला साइन प्रेगनेंसी का जो आता है बच्चों वो आता है एमिनोरिया। भूलना मत, मारेंगे बहुत। एमिनोरिया होता है सबसे पहले। एमिनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहला साइन यही होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात चल रही है। दूसरा बच्चों होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जब मॉर्निंग में उठेंगे, अगर प्रेगनेंसी है तो नौजिया होगा एंड वोमिटिंग होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जी मालिश कर रहा है, नौजिया एंड वोमिटिंग होता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। अब बताइए, कोई बता सकता है मुझे मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है? कोई अगर बता दे तो आज इनाम है पक्का। मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू इंक्रीज एचसीजी लेवल, एचसीजी लेवल के बढ़ने की वजह से मॉर्निंग सिकनेस होता है। पूछा जाएगा, बताइएगा कि नौजिया और वोमिटिंग प्रेगनेंसी में क्यों होती है, तो बताना कि ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एचसीजी हार्मोन। तीसरा पॉइंट, मिक्चुरेशन बहुत ज्यादा होता है। मिक्चुरेशन बहुत ज्यादा होता है कि बार बार पेशाब लगती है, क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता दे तो आज पक्का इनाम मिल जाएगा। मिक्चुरेशन क्यों होता है? कोई बताए, पागल हो जाएगा याद करते करते। क्या हुआ बच्चों, प्रॉब्लम आ रही क्या? मंतशा, व्हाट हैपन? मंतशा बेटा क्या हो गया? सुमैया बताइए बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? पागल हो जाएंगे याद करते करते। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है चीजें, पागल क्यों हो गए? ठीक, मिक्चुरेशन होगा। मिक्चुरेशन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूटेरस। तो जब यूटेरस का साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यूरिन पे क्या लगाएगा? प्रेशर। यूरिन के ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर। तो जब यूटेरस का साइज बढ़ेगा तो यूरिन के ब्लैडर पे प्रेशर लगाएगा, उसको टच करेगा, उसको सेंसरी रिस्पांस देगा, तो क्या होगा? मिक्चुरेशन होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगी। ठीक, चलिए ये जो है साइन होते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं तुम लोगों को। सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है क्यूकनिंग। क्या होती है बच्चों? क्यूकनिंग। क्यूकनिंग मीन्स होता है मोमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा 5th मंथ में मोमेंट बच्चा करता है, मूव करता है 5th मंथ पे। क्यूकनिंग मतलब होता है मोमेंट ऑफ फीटस, मोमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। क्यूकनिंग होगी बच्चे की। चलिए बस एक याद रखिए आप, ठीक। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्यूकनिंग होगी, ठीक है। साथ साथ जो है मिक्चुरेशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे मिक्चुरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन आप लोग इतना ही रखिए। मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि कहाँ से इतना पढ़े हम लोग। तो बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? कितना लेसन हो गया सर? बेटा ये रिप्रोडक्शन चल रहा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 3 चैप्टर हमने पीछे के करा दिए हैं और प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। रमीजा अंजुम, बिल्कुल बेटा आप देख सकते हैं। मंतशा
क्लियर है बेटा? बताइए सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से। तो आज हम लोगों ने जो है प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है कौन कौन सी ये चीज़ें कब बनती हैं। हार्ट जैसे फर्स्ट मंथ में बन गया, ठीक है। लिम्स डिजिट्स का फॉर्मेशन कब होता है, मोमेंट 5th मंथ पे होता है, बता दिया। तो ये सब पढ़ लेंगे और हम लोग पार्चुरेशन पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे बच्चों जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 लेक्चर होंगे, ख़त्म हो जाएगा। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है सबसे ज़बरदस्त यूनिट जिसका नाम है क्या, जेनेटिक्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।